आज के समय में खेती में एक मुख्य समस्या किसानों द्वारा पराली जलाने की देखने में आ रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इन सबको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकें इजाद की है, जिसमें एक है हैप्पी सीडर यंत्र। इस यंत्र के इस्तेमाल से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रबी फसलों की कम लागत में आसानी से बुआई होगी। तो आइए जानते हैं हैप्पी सीडर यंत्र के बारे में एक विषय विशेषज्ञ से। आजकल जो अभी सबसे ज़्यादा गंभीर जो समस्या चल रही है वो है पराली को जलाना। हमारे उत्तरी भारत में मेनली हरियाणा, पंजाब व यूपी में और कुछ पार्ट जो दिल्ली का है, इसमें किसान भाई क्या कर रहे हैं, आजकल पराली को जला रहे हैं और ये इससे वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज 600 से भी ऊपर पहुंच गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। जो कीट मित्र है वो ख़त्म होने के साथ साथ ही जो सोइल की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी डिक्रीज होती है। किसान से जब बात करते हैं, किसान बोलते हैं कि पराली को हम जलाएं नहीं तो क्या करें। तो इसी तकनीक पर हम 6 साल से काम करने के बाद में ये निकाल कर लाए हैं कि आपको पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसी तकनीकियां हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट जिसको तकनीकी कहते हैं, वो आप उसका प्रयोग करो और जिससे पराली को जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ में आप अपनी जो भूमि है उसकी उर्वरक शक्ति भी काफ़ी बढ़ा सकते हो। पराली जलाना पर्यावरण और खेतों की उपजाऊ क्षमता दोनों के लिए खतरनाक है, फिर भी किसान पराली को जलाते हैं। पराली जलने से जमीन की उर्वरा क्षमता लगातार घट रही है, वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है। ऐसे में किसान क्या करें, इसके लिए उचित सुझाव इस प्रकार से है। तो इसके लिए हमने दो जो तकनीकी तैयार की है। पहला है जो सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कंबाइन के पीछे एक ऐसा यंत्र लगाया जाता है जिसके माध्यम से पराली के छोटे छोटे टुकड़े करने के साथ साथ में फैलाने का काम भी करती है। वो है पराली, वो वहाँ पर यदि SMS कंबाइन के पीछे लगा देते हैं तो 50% हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है। किसान को पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन होता है कि किसान जो पराली को है ज़मीन में मिला दे, पलट कर, वो हैरो से मिलाओ, दूसरे जो आप कई उपकरण हैं आजकल। दूसरा हमारा जो मुख्य आजकल मशीन है वो है हैप्पी सीडर। एक ये ऐसी मशीन है, रोटरी ड्रिल का ये रूपांतरण किया गया है, जिसमें जो ब्लेड जो आगे टाइन्स होती है उसके फ्लेल से लगी होती है, जो गेहूं की सीधी बिजाई करती है। साथ में पराली के छोटे टुकड़े करके गेहूं की दोनों पंक्तियों के बीच में पराली को फिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि खेत को बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे को सीधे धान को काटने के बाद में सीधे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है। हैप्पी सीडर फसल कटाई उपरांत काम आने वाला एक कृषि यंत्र है। इसकी उपयोगिता खासकर धान की कटाई के तुरंत बाद आती है। इस दौरान अगर आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो फिर आपको धान की पराली जलाने की जरूरत नहीं होती। इसमें आगे की ओर एक रोटिवेटर यूनिट लगा होता है, जिसकी सहायता से मिट्टी की पंक्ति में जुताई करके सीड बेड तैयार करने में मदद मिलती है। इसकी सहायता कम समय और कम लागत में गेहूं की आसानी से बुआई हो जाती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेकर 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। हैप्पी सीडर मशीन से बिजाई की तकनीक। हैप्पी सीडर मशीन एक तरफ धान की डंठलों के ऊपर भागों को काटकर हटाती है और साथ साथ कतारों में गेहूं की बुआई भी करती जाती है। साथ ही धान के शेष अवशेषों को खेतों में छोटे छोटे टुकड़े करके दबा देती है। इस तरह गेहूं की बुआई समय से होती है और धान के अवशेषों से खेत ढका होने से नमी बनी रहती है। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। आज विभिन्न कंपनियों के हैप्पी सीडर यंत्र उपलब्ध हैं। हैप्पी सीडर यंत्र खरीदने के लिए किसानों को शासन द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। जो ये तकनीकी है हैप्पी सीडर वाली, इसके माध्यम से किसान पराली को सोइल की सतह पर रख सकता है। साथ में किसान अपना 15 से 20% खर्चा बचा सकता है। मैं ये कहूँगा कि किसान लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये
पर एकड़ के हिसाब से खर्चा बचा सकता है। साथ ही साथ जो 15 से 20 दिन का जो समय मिलता है पराली संवारने का, इस मशीन के द्वारा पराली को बिना आग लगाए किसान अपने खेत में ही रखकर गेहूं की बिजाई कर सकता है, जिससे उसे जो पानी लगाते हैं हम धान के काटने के बाद में, वो पानी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये मशीन जो है किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो रही है। इस मशीन से यदि जिसने गेहूं की बिजाई कर ली है, उसके खेत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि 15 से 20% की उपज है उन्होंने बढ़ा ली है। वो सिर्फ गेहूं में ही नहीं बढ़ाई है, उनके खेत की जो है इतनी क्षमता बढ़ गई है कि वो जीरी के समय जो धान है उसमें भी उन्होंने 2 से 3 क्विंटल का इजाफा किया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मशीन के द्वारा यदि एक बार आप लगाओगे तो अपने आप आपको ये मशीन अपनी तरफ खींच के लेके आएगी। गेहूं बीजने की मशीन हैप्पी सीडर गेहूं की खेती के तरीके में बदलाव का क्रांतिकारी कदम है। हैप्पी सीडर से बुआई करने के फायदे: पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत को तैयार नहीं करना पड़ता, खेत को पलेवा नहीं करना पड़ता, एक साथ खाद बीजों की बुआई, कम समय में आसानी से बुआई, खरपतवारों की कम समस्या, सिंचाई जल की बचत, लागत कम लगता है, पैदावार अच्छी मिलती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पर्यावरण के साथ साथ में खेत की उपज है, उपजाऊ क्षमता है, वो भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ में उत्पादन। तो इसीलिए हैप्पी सीडर नाम दिया गया है, ताकि ये किसान को भी हैप्पी रख सके, हमारे वातावरण है उसको भी हैप्पी रख सके, हमारे किसान की जेब में जो है उसका इजाफा है वो हमारे किसान भाई कर सके। पिछले साल जिस किसान ने यदि 2 से 3 एकड़ की है, वो किसान आज पूरे के पूरे जिसके पास उतनी जितनी ज़मीन है उस सारी पर ये इस मशीन के द्वारा कर रहे हैं। तो इसका रुझान पिछले 1-2 सालों की बजाय पिछले 3-4 सालों में इसका काफ़ी रुझान बढ़ा है, लोग आकर्षित हुए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्याज की बढ़ती मांग और आसमान छूती कीमतों के कारण आज प्याज आम आदमी से दूर होता जा रहा है और जिन किसान भाइयों ने पहले प्याज की खेती की थी वे इस समय अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं वे इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन कर खेती किस तरह से करें जिससे अधिक उत्पादन मिल पाए, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे देश में प्याज की खेती मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में की जाती है। प्याज का उपयोग प्रतिदिन सब्जी व मसाले के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सलाद, चटनी एवं अचार आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की खेती के लिए मिट्टी व जलवायु के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होने के साथ अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा रहता है। तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। उस दौरान पौधे की बढ़वार होती है, लेकिन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बल्ब बनने के लिए और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान फसल पकने के लिए ठीक माना जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पूसा व्हाइट, फ्लैट एग्रीपाउंड, डार्क रेड, N53, निफाद 53, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड, कल्याणपुर रेड राउंड व उदयपुर 102 हाइब्रिड प्रजातियां, अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा व अर्का पीतांबर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। बीज की दर: प्याज की फसल के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। बीज उपचार: बीजों को बोने से पहले थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके क्यारी में बोएं। ऐसा करने से प्याज की फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। पौध तैयार करना: रबी मौसम में बोई जाने वाली प्याज की नर्सरी अक्टूबर-नवंबर में डालते हैं। पौधशाला के लिए चुनी हुई जगह की पहले जुताई करें। इसके बाद उसमें सही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए। पौधशाला का आकार 3 मीटर गुणा 1 मीटर रखा जाता है और 2 क्यारियों के बीच 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए।
खेत के 1/20वें भाग में नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए क्यारी की अच्छी तरह जुताई करके पोषक तत्वों को डालकर समतल कर लेना चाहिए। इस तरह से तैयार क्यारी में बीजों की बुआई लाइनों में करनी चाहिए। बुआई के बाद क्यारियों पर कंपोस्ट व सूखी खाद की पलवार बिछा देते हैं। इस प्रकार 45 से 50 दिनों में पौधे मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार करें। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को समतल व भुरभुरा बना लेना चाहिए। खाद और उर्वरक प्रबंधन। प्याज के सफल उत्पादन के लिए खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी जांच के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन रोपाई से 1 महीने पहले खेत में डालनी चाहिए। इसके अलावा यूरिया 217 किलोग्राम एवं 312 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में पौधे लगाने के समय प्रयोग करें और शेष बची नाइट्रोजन को रोपाई के 30 से 45 दिनों के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। रोपाई विधि और दूरी। प्याज की रोपाई हमेशा लाइनों में करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई। प्याज की रोपाई के बाद खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकतानुसार 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शकलकंद बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। प्याज की खुदाई। रोपाई के 3 से 5 महीने बाद फसल खुदाई लायक हो जाती है। खुदाई के 10 से 15 दिनों पहले खेत में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। फिर खुरपी या कुदाल से खुदाई करनी चाहिए। उसके बाद 3 से 4 दिनों के लिए प्याज को छायादार जगह पर सुखाने के बाद उसका तना 2 सेंटीमीटर ऊपर से काटकर हटा देना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज का उत्पादन खेती की तकनीक एवं फसल की देखरेख पर निर्भर करता है। प्याज की अच्छी फसल से 30 से 45 टन उपज प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। इस प्रकार किसान प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अमरूद के बाग में एक मुख्य समस्या उकठा रोग की आती है। यदि समय रहते इसकी रोकथाम के उपायों को नहीं अपनाया तो इससे पूरी बाग नष्ट हो जाती है। तो इस रोग को किसान कैसे पहचाने और रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लिली किस्पोटा से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और इसमें जो खास समस्या आती है जिसे हम उकठा रोग कहते हैं, ये उकठा रोग फ्यूजेरियम विल्ट के कारण होता है और यह समस्या अमरूद के फसल में सबसे शुरुआती समय जो इसको जो पहली बार देखा गया था वो लखनऊ में 1935 में इसको पहली बार देखा गया था। यह मिट्टी से होने वाला रोग है। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। इसमें जो होता है कि शुरुआती जो इसके लक्षण हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, किनारों से मुड़ने लगती हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे झड़ जाती हैं। ज़्यादातर इसका प्रकोप हम लोग देखते हैं जो स्थापित फल बाग हैं, जो पेड़ पुराने हो चुके हैं, उनमें अगर किसी एक पौधे में इसका प्रकोप शुरू होता है तो यह धीरे धीरे पूरे ऑर्चार्ड को नष्ट कर देता है। तो ये इतना खतरनाक है बीमारी ये कि आपके पूरे फल बाग को ये उजाड़ देता है। तो इसलिए किसान भाइयों को ज़रूरी है कि जब ये किसी 1-2 पेड़ में इसको देखें तभी इसके लिए प्रयास करना शुरू करें कि ये उनके पूरे फल बाग को नष्ट ना करे। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं।
और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले किसान भाइयों को करना होगा कि वो अपने फल बागों की साफ सफाई पर ध्यान दें और जो पेड़ की टहनियाँ सूख रही हैं उनको काट छाँट कर हटा दें, मिट्टी में दबा दें या फिर जला दें, जिससे कि जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो दूसरे पौधों को आक्रमित ना कर सके। और पेड़ के चारों ओर रिंग बनाएं, घास खरपतवार हटा दें और रिंग बनाकर मिट्टी का उपचार करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर मिट्टी में स्प्रे करके मिट्टी के जो हम लोग रिंग बनाए हैं एक पेड़ के चारों ओर, उसको मिट्टी उपचार कर दें। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। पेड़ के चारों ओर मिट्टी की खुदाई करके जो हमने रिंग बनाया है उसमें हम मैनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं जो अमरूद के उकठा रोग में उपचार में काम में लाए जाते हैं। तो यदि किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अमरूद के उकठा रोग से काफ़ी हद तक उन्हें निजात मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव बिथुर, जिला अजमेर के त्रिलोकीनाथ ने आपने जर्सी नस्ल की गाय के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेती हैं, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती हैं और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती हैं। इसका माथा चौड़ा, आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फुट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। अन्य गायों की तुलना में ये दूध भी जल्दी देने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है, जो अन्य गायों की तुलना में ज्यादा होता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो गाय अमूमन 40,000 से 60,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय के दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।